सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर रेनेगेड इमॉर्टल वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग आपको बताने जा रहे हैं कि लॉन्डे ने लास्ट वीडियो के अंदर में सबको फेयरवेल तो बोल दिया, लेकिन बाकी लोगों ने इसे फेयरवेल नहीं बोला और अभी तक लॉन्डा हमारा प्लान छोड़ के भी नहीं गया। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से लॉन्डे ने कई सारे ट्रेजर्स को वहाँ पे रिफाइन किया और उसके पीछे की जो रीजन है वो आप लोगों को वीडियो में ही पता चल जाएगा। इसके अलावा फाइनली वो लोग पूरे प्लान को छोड़ के जा रहे हैं, तो इस बारे में भी आपको मालूम चलेगा कि लास्ट में मतलब सीटू नाम ने अपना ऑरा दिखाया, उस बारे में मालूम चल जाएगा। तो चलिए आज इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम सभी लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा कि किस तरीके से वां लिंग सबसे पहले जोरू को सेटल करता है, जिसके बाद वो जो लिटिल व्हाइट टाइगर था वो भी वहां से कहीं भाग गया। इसके साथ साथ वो पहुंचता है उसी फील्ड के अंदर में जहां पर उसे रेड बैटल फ्लाइट ने भेजा था और वहां से उस रोज को भी वो ले लेता है। लेकिन इसके बाद ही हम लोग को दिखाया जाता है वांग फैमिली को। वो वहाँ पर वांग फैमिली को भी लास्ट बार अलविदा बोल देता है एंड इन सभी को अलविदा बोलने के बाद वो अभी इस प्लैनेट को छोड़कर फिलहाल नहीं गया है। वो अभी मस्कीटो बीस्ट को निकालता है और उसके ऊपर में बैठ के कहीं एक जगह पर ट्रैवल करने लगता है। मस्कीटो बीस्ट के ऊपर में ट्रैवल करते हुए वो पहुंच जाता है एक बड़े से प्लेन्स के पास में और उस प्लेन के अंदर में वो उतर जाता है। वहां पर उतरने के बाद ही उसने उस थंडर टोड को भी बाहर निकाल दिया, जिसके साथ वो मस्कीटो बीस्ट खेलने लगा। वो दोनों जब आपस में व्यस्त हो गए तब यहाँ पर वालिन सोचा था कि तियान यून प्लैनेट के ऊपर में जो रिसोर्सेज है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब वहाँ के जो कल्टिवेटर्स होंगे वो और भी ज़्यादा पावरफुल होंगे, जिस वजह से इसके पास में जितने ज़्यादा ट्रेजर्स होंगे उतने ज़्यादा बेटर होगी। जिस वजह से वालिंग चाहता था कि उसके पास जितने भी ट्रेजर्स है वो फुल पैक्ड हो, मतलब उसके अंदर में कोई भी खोट है तो उन सभी चीज़ों को वो ठीक करे। मतलब इन सभी का एक ही मतलब निकलता है जो कि था रिफाइनमेंट। वालिंग वहाँ पे बैठ जाता है, उसके बाद अपने बैग के अंदर से एक एक करके उन सभी ट्रेजर्स को चेक करने लगता है जो कि उसके पास में थे। सबसे पहले उसने वहाँ पर निकाला एक स्वॉर्ड शीट को। तुमको पता होगा कि उसके पास में चार चार स्वॉर्ड शीट्स है, तो उन सभी को निकालकर वो सबसे पहले उनके बारे में जानने लगता है। तकरीबन इतने सालों से वो इस प्लैनेट के ऊपर में कल्टिवेट कर रहा है और अभी तक वो इन चारों शॉर्ट सीट्स के बारे में नहीं जान पाया। लेकिन यहाँ पे वालिन ज़्यादा डिसअपॉइंट नहीं होता, बल्कि अपने सेलेस्टियल एनर्जीज का इस्तेमाल करके उसने कुछ दिनों तक इन्हें वहाँ पे रिफाइन किया। तकरीबन 2 से 3 दिन तक रिफाइन करने के बाद उस शॉर्ट सीट के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं चला, बट स्टिल वो इतना तो रिफाइन हो गया था कि वो उसका थोड़ा मोड़ा इस्तेमाल कर सके। इसके बाद उसने उसे वापस से बैग ऑफ होल्डिंग्स के अंदर में रख दिया। इसके बाद ही वालिन सोचता है दूसरे स्वॉर्ड्स के बारे में, जिनमें एक था हम लोग का सेलेस्टियल स्वॉर्ड और उसके साथ साथ वो मून ब्लेड स्वॉर्ड। अभी भी उसे नहीं पता था कि मून ब्लेड स्वॉर्ड को किस तरीके से कंट्रोल करना है, जिस वजह से वो शू लीगो की मदद से फिलहाल उसे कंट्रोल में रखेगा। लेकिन इन फ्यूचर अगर कोई भी उसे मौका मिला उसे रिफाइन वगैरह करने का तो वो जरूर करेगा। इसके साथ ही उसने दूसरे ट्रेजर को भी जुगाड़ में लगा दिया है। अब तीसरा जो था वो थोड़ा सा स्वॉर्ड से रिलेटेड है। यस, ये था हम लोग का जायंट डीमन क्लैन का एंसेस्टर का वो एक्स। वालिन ने उसे रिफाइन वगैरह करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, क्योंकि उसे उसकी मेन बॉडी यानी कि एंशिएंट गॉड बॉडी इस्तेमाल करने वाली है, जिस वजह से यहाँ पे तीसरा स्वॉर्ड भी अब पूरी तरीके से सॉर्ट आउट हो चुका है। इसके बाद जो चौथा ट्रेजर वहाँ पे उसके नजर में आता है वो था सोल लेशर। वालिन ने सोल लेशर को निकाला और उसके ऊपर में वो जो सील है वालिन अभी भी उसे नहीं तोड़ पाता। फिलहाल उसकी जो कल्टीवेशन है वो बहुत कम है उसे तोड़ने के लिए, और ये थोड़ा सा मिस्टीरियस भी था। लेकिन वालिन के पास में एक बैकअप प्लान हमेशा रहता ही है। वालिन ने वहाँ पे निकाला जो यी का वो पगोडा, और पगोडे के पास में वो जो एसिडेंट लेवल की ऑरा है उसके अंडर में उसे रिफाइन करना शुरू कर देता है। काफ़ी देर तक रिफाइन करने के बावजूद भी उसके ऊपर का वो जो सील था वो उसे नहीं तोड़ पाता। फिर उसके बाद वालिन ने निकाले अपने ओरिजिन सोल को। ओरिजिन सोल की मदद से वालिन ने जैसे तैसे करके उसके ऊपर का वो जो सील था उसे पूरी तरीके से तोड़ देता है। तोड़ने के बाद वालिन ने अपने डिवाइन सेंस को फैलाया और उसके अंदर में ट्रांसफर कर दिया, जिसके बाद अब वो सोल लेशर के ऊपर में जो डिवाइन सेंस है वो हम लोग का वालिन का नजर आने लगता है। इस प्रोसेस में तकरीबन वालिन को 7 से 8 दिन का समय लग गया एंड इतने प्रोसेस को करने के बावजूद भी उसके ऊपर में अभी भी ऐसे कई सारे मिस्टीरियस इम्प्रिंट्स वगैरह थे जो कि उसे पूरी तरीके से यूज़ करने में अभी भी हेल्प नहीं कर पा रहा था। मतलब वो जो इम्प्रिंट्स है उसकी वजह से वहाँ पे वालिन उसके 100% को यूज़ नहीं कर पाता है। जितनी बार वालिन अपने सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जीज को उसके अंदर में ट्रांसफर करा था उसकी पावर्स हल्की सी कम महसूस हो रही थी और वालिन इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं समझ पाता। इसके साथ साथ जब वो उसे नॉर्मली यूज़ करता है तो उसके अंदर से एक अलग टाइप की पावर रिलीज होती है जो कि उस सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जीज के मुकाबले बहुत ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा कि वालिन को उसने वहाँ पे कंफ्यूज कर दिया। तो वालिन सोचता है अगर इससे काम चल रहा है तो क्यों ना चलाया जाए, जिस वजह से वालिन ने कहा कि अभी जैसा चल रहा है चलने दो। और सोल लेशर के ऊपर में इतनी सारी मिस्ट्रीज को देख कर वालिन समझ जाता है कि उसके पास में ऐसे कई सारे ट्रेजर्स हैं जिसकी मिस्ट्री अभी भी अनसॉल्व्ड है। इसी दौरान वालिन ने अपने हाथों में उस स्क्रोल को निकाल लिया जो कि मेजी के सामने अपने आप अपीयर हुई थी। उस स्क्रोल को निकालकर उसके बारे में भी सोचने लगता है कि ये भी एक ऐसा ट्रेजर है जिसे मैंने अभी तक समझा नहीं है, परखा नहीं है, कुछ भी नहीं किया है। और सोल लेशर भी अब उन्हीं मिस्टीरियस ट्रेजर्स के अंदर में चला जा रहा है और इसके अंदर में हेवनली डिफाइंग बीड ऑलरेडी बहुत पहले से ही था, तो मेरे पास इसकी पूरी लिस्ट बन गई है। जिसके बाद उसने सोल लेशर को वहाँ पर रख दिया
इसके अलावा उसके पास में एक और मिस्टीरियस ट्रेजर था जो कि था वो स्ट्रॉ हैट। स्ट्रॉ हैट के ऊपर में कई सारे ऐसे रेस्ट्रिक्शंस बने हैं जो कि वाणी को बेनिफिट भी करते हैं और उसे यूज़ करने से रोक भी देते हैं। यूनकेसी ने उसे ऑलरेडी एक ऐसा जेट दे दिया जिसके मदद से वो स्ट्रॉ के ऊपर में जितनी भी रेस्ट्रिक्शंस है उन सभी को तोड़ सकता था, लेकिन स्टिल स्ट्रॉ के अंदर की जो पावर्स है वो उसे पूरी तरीके से अनलीश नहीं कर पाता है। लेकिन वार्लिंग के लिए ये फायदेमंद इसलिए है क्योंकि उन सभी रेस्ट्रिक्शंस का वो इस्तेमाल करके अपने रेस्ट्रिक्शन फैक्ट को पावरफुल बना रहा है। और फिलहाल वार्लिंग का ये गोल है कि वो अपने रेस्ट्रिक्शन फैक्ट के अंदर में 9999 रेस्ट्रिक्शंस को क्रिएट कर दे, जिसके बाद उसके रेस्ट्रिक्शन फैक्ट की पावर्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इन सभी चीज़ों को करने के बाद वार्लिन वहाँ पे अपने लास्ट ट्रेजर को निकालता है जो कि कुछ और नहीं था बल्कि था गॉड स्लेइंग चैरियट। एक सीन हम लोग को दोंगस के अंदर में कट दिखाया गया जहाँ पर सीतुनान ने अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बताया, इसके साथ साथ सेलेस्टियल ट्रेजर्स के बारे में भी बताया। तो उसी दौरान वहाँ पे वार्लिन ने अपना गॉड स्लेइंग चैरियट सीतुनान को दे दिया क्योंकि सीतुनान ने उस दौरान बोला था कि वो अपने पास्ट के एनिमीज मतलब जिसने उसे मिलकर मारा था उनसे वो बदला लेना चाहता है। तो ऑफकोर्स उसके पास में एक पावरफुल वेपन होना चाहिए और सीतुनान की जो पावर्स है वो आराम से उस गॉड स्लेइंग चैरियट को कंट्रोल भी कर पाता, जिस वजह से वार्लिन ने एक गॉड स्लेइंग चैरियट उसे दे दिया। लेकिन इसके बावजूद भी उसके पास में अभी भी दो है जो कि पहले वाले के मुकाबले ज़्यादा पावरफुल है। तो वार्लिन यहाँ पे फिलहाल उन दोनों में से एक को निकालता है जो कि बहुत ही टेरिफाइंग लेवल पर था। ये पहले से ज़्यादा पावरफुल है, मतलब तुम लोग समझ सकते हो कि वार्लिन के ऊपर में इसका ब्लैक एज जरूर नजर आ गई और एक बार अगर वो इसे कंट्रोल कर लेता तो वो आराम से लेट सोल ट्रांसफॉर्मेशन वालों के साथ में लड़ ही पाएगा, जिस वजह से वार्लिन इसके ऊपर में काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस को यूज़ करना शुरू कर दिया। क्योंकि तुम्हें भी पता है कि गॉड स्लेइंग चैरियट के अंदर क्या वो जो बीस्ट सोल होता है वो अलग लेवल ही पागल होता है जब तक वार्लिन के ऊपर ही हमला करता है। लेकिन वार्लिन ने यहाँ पे बीस्ट ट्रैप का इस्तेमाल करके जैसे तैसे उसे कंट्रोल करना शुरू कर दिया और इस प्रोसीजर के अंदर में भी वार्लिन को तकरीबन 7 से 8 दिनों का समय लग गया। लेकिन वार्लिन ने क्या किया क्या नहीं इस बारे में हम लोग को नहीं दिखाया था। इसके बाद ये सीन चेंज होता हुआ नजर आता है और हम लोग को नजर आता है कि वो मस्क्यूटो बेस के ऊपर में फिर से एक कल्टीवेटर उड़ रहा है और वो लोग सस्पेंस बना रहे थे, मैं नहीं बनाऊंगा, मैं सीधा बोल दूं कि ये कोई और नहीं था बल्कि हम लोग का वार्लिन था। वार्लिन की हालत यहाँ पे खराब नजर आई, मतलब तुम लोग सोच सकते हो कि उस गॉड स्लेइंग चैरियट को कंट्रोल करने में वार्लिन की पावर्स बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी। इस बार वार्लिन ने एक सेलेस्टियल स्पिरिचुअल जेट को वहाँ पे तोड़ा और उसको ऑब्जॉर्व करना शुरू कर दिया। उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी, मतलब उतनी ज़्यादा भी नहीं कि वो बहुत ज़्यादा मार खाया, लेकिन इंजरीज इतनी थी कि वो नज़र आ जाए। लेकिन वार्लिन वहाँ पे शायद से उस गॉड स्लेइंग चैरियट को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया होगा, इस बारे में डिस्क्राइब नहीं मिला। फिलहाल वार्लिन के पास में जितने ट्रेजर्स है वो आराम से एक लेट सोल ट्रांसफॉर्मेशन की कल्टीवेटर्स के साथ में लड़ सकता है अगर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हुए तो। लेकिन अभी भी वार्लिन की पावर्स इतनी ज़्यादा नहीं है अपने सेलेस्टियल ट्रेजर्स को मिलाकर भी कि वो एक एसिडेंट लेवल के कल्टीवेटर्स के साथ लड़ पाए, जिस वजह से वार्लिन यहाँ पे फुल प्रिपेयर्ड रहना चाहता है कि जितना भी हो सके अपने पास एडवांटेज हो। इसके बाद वार्लिन वापस पहुंच जाता है चू डायनेस्टी के अंदर में अपने सेट के अंदर और वहाँ पे तियान को पुकारता है। पुकारने के बाद उसने एक अलग टाइप का ट्रेजर तियान को दिया और कहता है कि जब जोरू नेशन सोल कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू कर जाए तब उसे ये पोटली दे देना और इसके ऊपर में कुछ खास पावरफुल सील क्रिएट नहीं किया तो तुम इसे आसानी से तोड़ सकते हो, लेकिन खबरदार अगर तुमने इसे तोड़ा तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वार्लिन की इन बातों को सुनकर तियान यहाँ पे रिप्लाई करता है कि मैं मरते दम तक ये गलती कभी नहीं करूंगा, ये किसी और का खजाना और ये किसी और के हवाले में कर दूंगा। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ही वार्लिन वहाँ से ट्रैवल करके पहुँच जाता है एक सिटी के अंदर में और वो सिटी बहुत ज़्यादा चमकता धमकता था। कई सारे बोट्स थे, उसके बीच से एक नदी बहती थी, उसके ऊपर में जो बोट्स था उसके ऊपर में लाइट्स अभी भी जल रही थी और वहाँ पे टाइम भी बोला गया था कि तकरीबन 3 बज रहे थे। क्या रेनेगेड होटल के अंदर में घड़ी है मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ पे उसने बताया कि वहाँ पे 3 बज रहे थे और अभी भी कई सारे बोट्स और घरों के ऊपर में लाइट जल रही थी। उसके ऊपर में कई सारे अमीर ज़्यादा बिगड़े हुए एकदम पियक्कड़ छाप लौंडे औरतों के साथ में मजे लूट रहे थे। अय्याशखोरी वाली जगह लग रही है ना? हाँ, मुझे भी ऐसी फीलिंग आई और यहाँ पे सबसे बड़ा यश ऑलरेडी है और वो यहाँ का राजा बन चुका है। इसी दौरान वार्लिन उड़ता हुआ नॉर्थ की ईस्ट की तरफ में बढ़ता है और वहाँ पर एक घर के सामने में जाकर वो चिल्लाता है, बाहर आओ और प्लेनेट छोड़ने का समय आ चुका है। इस बात को सुनकर वहाँ पे सीतुनान जो कि औरतों के साथ में मजे लूट रहा था वो बाहर आता कहता है, इतनी जल्दी सिर्फ कल्टीवेशन तुम्हें काम धाम नहीं है, सब टाइम कल्टीवेट करते रहते हो, थोड़े दिन मजे तो लूटने दो। और वार्लिन ने यहाँ पे शांति में मून की तरफ में देखते हुए कहा, अब हमें चलना चाहिए। इस बात को सुनकर वहाँ पे सीतुनान कहता है कि तुम थोड़ी देर रुको और वो तकरीबन आधे घंटे के लिए अंदर जाता है और शायद से आधे घंटे तक उसने फिर से वही कांड किया होगा, जिसके बाद वो वापस आता है और वो दोनों वहाँ से जाना शुरू कर देते हैं। वो दोनों जब जाना शुरू करते हैं तब उस दौरान वार्लिन ने मस्क्यूटो बीस्ट को निकाला जिसके ऊपर वो दोनों ट्रैवल कर रहे थे। मस्क्यूटो बीस्ट की ऑलरेडी सीतुनान को देख के पड़ती है क्योंकि सीतुनान ने एक बार मस्क्यूटो बीस्ट को मांग लिया था। शायद से इस सीन को भी लॉन्गवाज में कट कर दिया गया है
क्योंकि जब उसने अपने पास्ट लाइफ के बारे में बताया और उसी दौरान ये मोमेंट था। लेकिन अगर तुम्हें जानना है तो इस वीडियो को चेकआउट कर लो, पता चल जाएगा। जिसके बाद वो लोग काफ़ी तेज़ी से प्लैनेट की बाहर की तरफ में ट्रैवल करना शुरू कर दिया। इस दौरान मस्क्यूटो बीस्ट चीरता-फाड़ता हुआ एटमॉस्फेयर को बाहर की तरफ में जा रहा था। अर्थ का एटमॉस्फेयर नहीं है वो, सुजाको का एटमॉस्फेयर है। इसको चीरता-फाड़ता हुआ एक सर्टेन लेवल पे पहुँच जाता है, जिसके बाद वो और ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकता और इसी दौरान वहाँ पे वो उस मस्क्यूटो बीस्ट को वापस से रख देते हैं। इसके बाद वालिन और वो दोनों काफ़ी तेज़ी से ट्रैवल करने लगे और ऑफ कोर्स यहाँ पे सितुना की कल्टीवेशन ज़्यादा है और वो ज़्यादा पावरफुल है, जिस वजह से वो काफ़ी तेज़ी से अभी इस एटमॉस्फेयर को चीरता हुआ बाहर की तरफ में जाने लगता है। जब वो चीरता हुआ बाहर की तरफ जा रहा था, उसने बस एक बार चिल्लाया, मेरे रास्ते से हट जाओ, और ऐसा कहते ही वो जो एटमॉस्फेयर था वहाँ पे फटना स्टार्ट हो गया। एक पता है ना तुम लोगों को, कपड़े या फिर कुछ लेयर्स फटना शुरू हो गया था, उस तरीके का फटना स्टार्ट हो गया और पूरे सुजाको प्लैनेट के ऊपर में, वो एटमॉस्फेयर के ऊपर में जो भी रिपेल्स वगैरह क्रिएट होना शुरू हो गए, उसे लिटरली सभी के सभी कल्टीवेटर्स, मॉडल्स और सभी लोग देख पा रहे थे। उनको दिख रहा था कि उसके अंदर में कुछ सतरंगी तरफ के कुछ अलग अलग वेव्स क्रिएट हो रहे हैं। इसी दौरान हम लोग को एक छोटे से विलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जोरो अपने मॉम डैड के साथ में बैठ के बातचीत कर रही थी उस गार्डन के अंदर में। तभी उसे वो जो वेव्स नजर आए तो वो ऊपर की तरफ में अचानक से देखने लगती है और वहाँ पे कहती है, अंकल बाय बाय, मैं आशा करती हूँ कि मैं आपसे फ्यूचर में जल्द मिलूंगी। इसके बाद ही हम लोग को एक और सीन दिखाया जाता है जो कि था वांग फैमिली का, और वहाँ पर वांग जाओ के पास में एक छोटा सा बच्चा तकरीबन 14 से 15 साल के आसपास, वो वहाँ पे वांग जाओ को देख के कहता है, क्या ग्रैंडपा वांग सच में पावरफुल थे? तो वहाँ पे वांग जाओ कहता है कि वांग लिन मेरा छोटा भाई है, मैं उसे सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड नज़रों से देखता हूँ, एंड मे बी शायद उसका उम्र जो था वो उससे ज़्यादा होगा, जिस वजह से उसने ऐसा कह दिया। एंड इस दौरान तक वांग जाओ भी वहाँ पे काफ़ी बूढ़ा हो चुका था। इसी दौरान हम लोग को वो लिटिल वाइट को दिखाया जाता है, जो कि एक माउंटेन के अंदर में एक बड़े से सुअर टाइप के जानवर को हरा देता है, और उसे हराने के बाद ही वो एक दहाड़ मारने वाला था। लेकिन जैसे ही वो रिपल्स यहाँ पे नजर आते हैं तो वो ऊपर की तरफ देख कर सोचने लगता है कि फाइनली वो मॉन्स्टर अब इस प्लैनेट को छोड़कर जा रहा है, लेकिन स्टिल मैं उसे पसंद करता हूँ। एंड इस दौरान उसने उस बोर को उस पीछे की तरफ में फेंका जहाँ पर साला 9 फीमेल टाइगर्स थी, मतलब टाइग्रेस, समझ रहे हो ना, उसने 9 बीवी यहाँ पे पढ़ा ली। और उस बोर को फेंकने के बाद वो वहाँ पे रिस्पेक्टेड नज़रों से देखता है, जिसके बाद वो सभी मतलब अपनी बीवियों के साथ में वो आगे की तरफ बढ़ गया। इसी दौरान हम लोगों को सुजाकू माउंटेन नजर आता है, जिसके ऊपर में जब वो था उसके पीछे में कुछ नए मैसेंजर्स, सुजाकू के मैसेंजर वगैरह, वो लोग वहाँ पे अपीयर हुए थे, और वो ऊपर की तरफ में देखता है, वो समझ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि वालिन है। और इस दौरान वो वालिन की तरफ देख कर कहता है, माय फ्रेंड, इस जगह को तुम निश्चिंत होकर छोड़कर जा सकते हो। यहाँ पर तुम्हारे जितने भी दोस्त और फैमिलीज हैं, मैं उन सभी का ख्याल रखूंगा जब तक मेरी जान मेरी ज़िंदगी के अंदर रहेगी। और ऐसा कहते ही उसी दौरान वहाँ पे हम लोग को वो सीन खत्म होता हुआ नजर आता है। मतलब वालिन सितुना ना फाइनली पूरी तरीके से प्लैनेट सुजाको को छोड़ चुके हैं, लेकिन अब वो आगे कहाँ जाएंगे, ये सफ़र अब कहाँ आगे की तरफ में शुरू होगा, इस बारे में हम लोगों को अपकमिंग वीडियोस में पता चलेगा। और जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब मार लो, तो हम लोग जल्द से जल्द और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को अपलोड करेंगे, और लाइक तो बनता ही इस वीडियो के लिए।